Welcome students in this another lecture of embryology। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लीवेज डिविजन्स के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं कि वी वर टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोजेनेसिस और उसके बाद हमने कुछ क्लीवेज के बारे में भी डिस्कशन किया। और आपको याद होगा, ये देखिए हमारे सामने है कि जो क्लीवेज होते हैं ये रैपिड माइटोटिक सेल डिविजन्स होते हैं और इनमें जो इंटरफेज है वो हाईली रिड्यूस रहती है। G1 और G2 पर्टिकुलरली रिड्यूस हो जाएगी। एस फेज तो रिड्यूस नहीं हो सकती है क्योंकि हर दो सेल डिवीजन के बीच में डीएनए का तो रेप्लिकेट होना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होने लगते हैं, साइज़ ऑफ सेल्स जो है वो रिड्यूस होने लगती है और जो न्यूक्लियस अपन साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है। 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए विच आर रिक्वायर्ड फॉर क्लीवेज। टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई birds and other animals they incubate their eggs to keep their eggs warm। ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट रहती है। एक आपको ये फैक्टर याद रखना है कि अगर यॉक का क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो एग के उस पार्ट में जहाँ पर यॉक है वहाँ रेट ऑफ क्लीवेज डिवीजन जो होगी वो थोड़ी कम रहेगी। फिर मैंने आपको प्लेन्स ऑफ क्लीवेज के बारे में बताया। 4 तरह के प्लेन्स होते हैं, मेरिडियोनल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स बताए मैंने आपको। और आफ्टर दोज प्लेन्स वी टॉक्ड अबाउट पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज और मैंने बताया कि मैं यहाँ डायग्राम बना के नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको सिर्फ 4 तरह का याद रखना है कि पैटर्न्स होते हैं। रेडियल क्लीवेज के लिए मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट है और एक स्पाइरल क्लीवेज को आपको ध्यान रखना है। रेडियल क्लीवेज सारे ड्यूटेरोस्टोमिया में होती है और स्पाइरल क्लीवेज जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज और एनिलिडा में है। बाई रेडियल क्लीवेज टिनोफोरा में होगी क्योंकि उनकी एडल्ट्स में सिमेट्री जो है वो भी बाई रेडियल है। और एक बाई लेटरल सिमेट्री और है हमारे पास, ये ट्यूनिकैट्स में होती है। क्वेश्चन आने के चांसेस तो बच्चों वैसे कम है लेकिन फिर भी हमें हमारा जो नॉलेज है उसे अपडेटेड रखना पड़ेगा और ये सब चीज़ें पढ़नी तो पड़ेगी हमें। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्लीवेज बताया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें ये बताया कि 2 तरह की क्लीवेज होती है, डेटर्मिनेट या मोज़ेक जिसको कहते हैं हम, इनडेटर्मिनेट और रेगुलेटरी। डेटर्मिनेट में मैंने आपको बताया कि जो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर है वो स्ट्रिक्टली डिसाइडेड होता है और अगर आपने किसी एक ब्लास्टोमियर को रिमूव कर दिया तो जो रिमेनिंग ब्लास्टोमियर्स हैं उनके फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा और जो हमारा रिजल्टेंट एम्ब्रियो बनेगा उसमें वो ऑर्गन, वो टिश्यू मिसिंग होगा जो ऑर्गन उस रिमूव्ड ब्लास्टोमियर से बनना था। ऑन द अदर हैंड इनडेटर्मिनेट या जो रेगुलेटरी क्लीवेज होती है उसमें फैट डिसाइडेड तो रहता है अर्ली स्टेज में, लेकिन उनमें अगर आपने किसी एकाध ब्लास्टोमियर को निकाल दिया तो जो रिमेनिंग ब्लास्टोमियर्स हैं उनमें उनके फंक्शन का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, रेगुलेशन हो जाएगा। वाई वी कॉल इट रेगुलेटरी? बिकॉज even after the fate is decided further regulation is possible, further changes are possible। कि सपोज एक ब्लास्टोमियर हट गया वहाँ से तो जो रिमेनिंग ब्लास्टोमियर्स हैं दे विल टेक देयर फंक्शन। और इस तरह का जो इंडेटर्मिनेट क्लीवेज हमें मिलती है, रेगुलेटरी क्लीवेज जो हमें मिलेगी वो कोरोडेट्स में मिलेगी और पर्टिकुलरली उनमें जिनमें रेडियल क्लीवेज होती है उनकी इंडेटर्मिनेट होती है। अब हमारे पास यहाँ देखिए मैंने आपको ट्विंस, ये स्पाइरल क्लीवेज तो हमेशा स्ट्रिक्टली डिसाइडेड रहता है, एग्जांपल बता दिया, ये उसका डायग्राम बना के बताया है मैंने। स्पाइरल क्लीवेज और स्ट्रिक्टली डिसाइडेड यानी कि ये डेटर्मिनेट मोज़ेक क्लीवेज हो जाएगी। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ट्विन्स। तो मैंने आपको बताया कि 3 तरह के ट्विन्स होते हैं। पहले आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। कैसे बनते हैं वो? तो अगर 2 ब्लास्टोमियर सेपरेट हो जाए तो हर ब्लास्टोमियर से एक नया एम्ब्रियो बन जाएगा पूरा का पूरा, है ना। पर ये पॉसिबिलिटी तभी है जब क्लीवेज कौन से पैटर्न वाली हो, जब क्लीवेज इनडेटर्मिनेट या रेगुलेटरी क्लीवेज हो, उन्हीं में ये चीज़ें पॉसिबल होती है। जिनमें डेटर्मिनेट क्लीवेज होगी उनमें अगर आपने दोनों ब्लास्टोमियर को सेपरेट कर दिया तो क्या होगा, तो उनमें फिर होगा कि जो एक ब्लास्टोमियर से उससे आधा एम्ब्रियो बनेगा और दूसरा ब्लास्टोमियर उससे आधा एम्ब्रियो बनेगा। ऑब्वियसली ये वायबल नहीं होंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने आइडेंटिकल ट्विन्स बताया आपको। फिर मैंने आपको डाइजाइगोटिक ट्विन्स या जिन्हें हम फ्रेटर्नल ट्विन्स कहते हैं, इनका डेवलपमेंट भी एक्सप्लेन किया। ये तब बनते हैं जब ओवरी से 2 ओवा एक साथ बन जाते हैं
और एक मैंने आपको कॉन्जॉइंट ट्विंस के बारे में बताया कि जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो पार्टली सेपरेट हो जाएं, कम्प्लीटली सेपरेट नहीं हो और पार्टली सेपरेट हो जाएं, तो या तो उनका फिर हेड एक होगा और ट्रंक दो हो जाएंगे, या कई बार ट्रंक एक होता है हेड दो हो जाते हैं। इस तरह से कॉन्जॉइंट ट्विंस बनते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आज का हमारा जो पार्ट है वो थोड़ा और हम इसको स्टडी करते हैं, क्लीवेज से के ही बारे में है। जो क्लीवेज होती है बच्चों, उसके जो है टाइप्स हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि योग जो होता है वो क्लीवेज को रेजिस्ट करता है एग के उस पार्ट में जिस पार्ट में योग होता है। और आप तो जानते हैं कि वेजिटल पोल पे मोस्टली योग प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे में जिस पार्ट में योग होगा उस पार्ट में जो रेट ऑफ सेल डिवीजन होगा, रेट ऑफ क्लीवेज डिवीजन्स होगा, वो थोड़ा स्लो होगा। एंड ऑन ऑल दिस बेसिस मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्लीवेज होती है बच्चों एनिमल्स में, वो दो तरह की हो जाएगी। एक होती है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक को हम कंप्लीट क्लीवेज भी कहते हैं, कंप्लीट क्लीवेज। और दूसरी जो क्लीवेज होगी वो होगी मीरोब्लास्टिक। और जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होती है उसे हम इनकम्प्लीट क्लीवेज भी कहते हैं। समझ लें आप, समझा देता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए हमारे पास कोई एग है। यहाँ मैं दो एग्जांपल आपके सामने रखूँगा होलोब्लास्टिक में, और ध्यान से समझना आप कि मान लीजिए हमारे पास कोई एग है और इसमें योग नेग्लिजिबल है, इसमें योग जो है वो नहीं है, नेग्लिजिबल है। तो दो तरह के एग्स हमारे पास, या तो एलेसितल एग्स हों या माइक्रोलेसितल हो। अब ऐसे में क्योंकि इनमें योग नहीं है तो क्लीवेज पर योग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहला डिवीजन ऐसा हो जाएगा, दूसरा इसके राइट एंगल पर हो जाएगा, फिर तीसरा ऐसा हो जाएगा, फिर सारे जो डिविजन्स होंगे वो इस तरह से चलते रहेंगे बच्चों आराम से, और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एंड में हमारा जो ब्लास्टुला बनेगा वो इस तरह का बनेगा, इस तरह का ब्लास्टुला बन जाएगा। देखिए आप, ये इस तरह का ब्लास्टुला बन जाएगा। और इसमें जितने भी ब्लास्टोमियर्स होंगे वो सभी इक्वल साइज़ के होंगे। ये देखिए आप, ये एक ब्लास्टुला बनाया है बच्चों मैंने, आपने क्या देखा इसमें कि ये जो छोटे छोटे हैं ये सारे ब्लास्टोमियर्स हैं, और सभी ब्लास्टोमियर इक्वल साइज़ के हैं, है ना। और क्लीवेज जब डिवाइड हुआ था तो पूरा ऐसे सेल, एक बार पूरी दो कंप्लीट सेल बनी दोनों इक्वल साइज़ की, फिर ये दोनों बनी तो टोटल 4 सेल बन गई, चारों इक्वल साइज़ की, फिर ये और ये डिवाइड हुआ। तो इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा ब्लास्टुला बना है, इस ब्लास्टुला में ऑल ब्लास्टोमियर्स आर ऑफ इक्वल साइज। आया समझ में आपको? सेंटर में कैविटी भी होगी, इस कैविटी को हम ब्लास्टोसील कहते हैं। और याद रखें आप, पहले मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ आपको, ब्लास्टुला की जो वॉल होती है उसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं। एनीवे, मैं आपको भी यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह का जो हमारा ये ब्लास्टुला बना है, इस ब्लास्टुला को हम सीलोब्लास्टुला कहते हैं। क्या कैरेक्टर्स हैं सीलोब्लास्टुला के? एक तो ये कि ऑल ब्लास्टोमियर्स आर ऑफ इक्वल साइज, और सेंटर में एक ब्लास्टोसिल जो है वो हमेशा सेंटर में रहेगी। आया समझ में आपको? ये जो क्लीवेज हमने अभी समझी है, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बच्चों, इस तरह की क्लीवेज को
होलोब्लास्टिक कहते हैं, होलोब्लास्टिक में भी इक्वल है ना। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होलोब्लास्टिक क्लीवेज या कंप्लीट क्लीवेज? व्हेन द क्लीवेज प्लेन डिवाइड द एंटायर एग नहीं, द एंटायर जाइगोट। तो आपने तो देख लिया ना कि ये देखो, ये पूरा एक बार ऐसे डिवाइड हुआ, फिर ऐसे डिवाइड हुआ, फिर ऐसे डिवाइड हुआ, फिर ऐसे डिवाइड, हर बार जो है पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड होता है और जितने भी ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो इक्वल साइज के बनेंगे। तो इस तरह की क्लीवेज को हम होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज कहते हैं। डेफिनेशन क्या है होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज की? व्हेन द क्लीवेज प्लेन डिवाइड द एंटायर जाइगोट, है ना। अब इसका हमारे पास एक दूसरा टाइप और है बच्चों, होलोब्लास्टिक अनइक्वल। अभी हमने पढ़ा होलोब्लास्टिक इक्वल, और इसका एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा एम्फीबियन एग्स। अब एम्फीबिया में आप याद करिए बच्चों, यहाँ न्यूक्लियस होगा, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा, एक्टिव साइटोप्लाज्म, और फिर आपको ये याद होगा कि एम्फीबिया में नीचे की तरफ, यहाँ सॉरी बहुत ज़्यादा ऊपर ले लिया मैंने, इस हिस्से में उनमें योक होता है, मीजोलेसितल एग्स हैं ये। इस पोल को हम एनिमल पोल कहेंगे और इसको हम वेजिटल पोल कहेंगे। अब होगा क्या बच्चों कि ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे योक नहीं है और एक्टिव साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ पे जो सेल्स डिवाइड होगी 1 से 2, 2 से 4, वो रैपिडली डिवाइड होगी, और नीचे वाला जो एरिया होगा उसमें जो सेल डिवीजन होगा वो थोड़ा स्लो होगा। ओके, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दैट। मैं आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए ये पहला सेल डिवीजन हुआ और 2 ब्लास्टोमियर बन गए, ठीक है, और हम तो जानते हैं यहाँ कि नीचे वाले एरिया में यहाँ पे योक है, ठीक, गुड। अब अगला डिवीजन हुआ वो इस पहले डिवीजन के परपेंडिकुलर होगा। तो अब मैं परपेंडिकुलर शो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपको 4 ब्लास्टोमियर बन गए। बिल्कुल एप्पल को हम पहले ऊपर से बीच में काटें और राइट एंगल पर फिर ऊपर से दूसरी बार काटें तो 4 स्लाइसेस बनेगी, उसी तरह से ये 4 स्लाइसेस बन गई है। ये इनके न्यूक्लियस हैं और इस हिस्से में इनका योक प्रेजेंट है, ठीक बच्चों, वेरी गुड। अब क्या होगा कि अगला सेल डिवीजन होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा। अब 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ये बीच में से डिवाइड हो जाए, ये बीच में से इस तरह से डिवाइड हो जाए, नीचे के 4 ब्लास्टोमियर और ऊपर के 4 ब्लास्टोमियर इक्वल साइज के हो जाएं, पर ऐसा होगा नहीं क्योंकि नीचे वाले पार्ट में योक है, योक रेजिस्ट क्लीवेज डिवीजन्स। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो इक्वेटोरियल होना चाहिए वो इक्वेटोरियल नहीं होकर वो थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाएगा, एंड व्हाट विल हैपन कि जो हमें 8 ब्लास्टोमियर मिलेंगे, नो डाउट इसमें, लेकिन ऊपर के जो 4 ब्लास्टोमियर्स होंगे वो छोटी साइज़ के होंगे और नीचे के जो 4 ब्लास्टोमियर्स होंगे वो बड़ी साइज़ के होंगे। ये देखिए, तो इस बार हमने ये देखा कि इस बार भी जो क्लीवेज का प्लेन है वो पूरे एग्स को डिवाइड कर रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये पूरा ऐसे गया कि नहीं गया है, पूरा डिवाइड हुआ है, ये देखो ये यहाँ पे पूरा डिवाइड हुआ है, तो डिवाइड तो पूरा कर रहा है ये, और इसलिए हमने इसको नाम दिया है होलोब्लास्टिक क्लीवेज या कंप्लीट क्लीवेज। व्हेन द क्लीवेज प्लेन डिवाइड द एंटायर जाइगोट, है ना, और हर बार ऐसा ही होगा। पर अब इसमें इक्वल में और अनइक्वल में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये रहेगा बच्चों कि जो हमारा अनइक्वल है इसमें एनिमल पोल पर, ये ऊपर वाला एनिमल पोल होगा, वहाँ पे जो क्लीवेज डिवीजन की रेट होगी वो फास्ट होगी और वहाँ छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, और नीचे की तरफ जो हैं बड़े बड़े ब्लास्टोमियर बनेंगे और वो रैपिडली डिवाइड भी नहीं होंगे, तो फिर वो बड़े ही रह जाएंगे,
एंड अल्टीमेटली एंड में जो ब्लास्टुला बनेगा वो कैसा बनेगा ये देखिए आप, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं। एंड में जो ब्लास्टुला बनेगा वो बच्चों इस तरह से बनेगा कि ऊपर के जो ब्लास्टोमियर्स होंगे वो तो छोटे होंगे, ये इस तरह का ब्लास्टुला बनेगा। ये देखिए आप, और ये जो नीचे वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं इनमें सब में यॉक रहेगा, इसलिए ये बड़े रह गए, ये जल्दी जल्दी डिवाइड नहीं होते हैं। और ऊपर वाले जो हैं ब्लास्टोमियर्स वो थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो दो तरह के ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, ऊपर वाले ब्लास्टोमियर्स को हम माइक्रोमियर्स कहेंगे और नीचे वाले जो होंगे उनको हम मेगामियर्स कहेंगे। आया समझ में? तो ये बच्चों फंडामेंटल डिफरेंस हो गया। होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज दो तरह की होती है, इक्वल और अनइक्वल। इक्वल किस में होगी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल क्या लिखूं मैं, वो एग्स जो या तो एलेसिथल हो या फिर वो माइक्रोलेसिथल हो। इनमें क्या होगा, योग नेग्लिजिबल होगा। योग नेग्लिजिबल होगा तो पूरे एग में जो रेट ऑफ क्लीवेज डिवीजन होगी वो सेम रहेगी, और इसलिए ऊपर भी छोटे ब्लास्टोमियर बनेंगे, नीचे भी छोटे, सारे ब्लास्टोमियर इक्वल साइज के होंगे। यहाँ पे क्या होगा, कुछ ब्लास्टोमियर छोटे हो जाएंगे और कुछ ब्लास्टोमियर बड़े रह जाएंगे। छोटे ब्लास्टोमियर कौन से एंड पे होंगे, एनिमल पोल पे। क्यों छोटे रह गए, एक्चुअली छोटे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैं इसलिए, और रैपिड सेल डिवीजन हुआ है, बहुत सारे बन गए। और मैंने तो आपको बताया है कि जैसे जैसे सेल डिवीजन होगा, जैसे जैसे क्लीवेज डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता जाएगा और साइज ऑफ सेल जो है वो छोटा होता जाएगा। वेजिटल पोल पे जो योग लेडन ब्लास्टोमियर्स हैं जिनके अंदर योग भरा पड़ा है, उनके अंदर रेट ऑफ क्लीवेज डिवीजन स्लो रहेगी, वो डिवाइड ही नहीं होंगे और बड़े बड़े रह जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह के ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, एक माइक्रोमियर्स बनेंगे और एक मेगामियर्स बनेंगे। इनमें भी एक कैविटी होती है ब्लास्टोसील, लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है कि ये ब्लास्टोसील जो है वो सेंटर में नहीं है, एक्सेंट्रिक है, मतलब सेंटर से थोड़ा दूर रहेगा। क्लियर बच्चों? और इस तरह के ब्लास्टुला को हम नाम तो देना पड़ेगा ना, एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। इसको हमने क्या कहा था, सिलोब्लास्टुला, और ये एम्फीब्लास्टुला। और नाम से ही आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके एग्जाम्पल कौन होंगे, तो जिनके एग्स मीजोलेसिथल हों, जिनके एग्स मीजोलेसिथल हों। और मीजोलेसिथल एग्स किसके होते हैं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एम्फीबिया के होते हैं, मीजोलेसिथल एग्स हैं। करेक्ट बच्चों, वेरी गुड। अब आते हैं हम और डिस्कस करते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज या इनकम्प्लीट क्लीवेज। बच्चों ये वो एग्स होंगे जिनमें यॉक बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पॉलीलेसिथल एग्स, मेगालेसिथल एग्स। इनमें यॉक इतना ज़्यादा होता है कि जो क्लीवेज फरो है, जो क्लीवेज का हमारा प्लेन है, वो पूरे जाइगोट को दो पार्ट में डिवाइड कर ही नहीं सकता है। तो ये पहले डिफरेंस लिख देते हैं हम। व्हेन द क्लीवेज फरो, है ना, फरो कैन नॉट डिवाइड the entire zygote due to large quantity of yolk। आया समझ में? अब मीरोब्लास्टिक के हमारे पास, इसको इनकम्प्लीट क्लीवेज कहते हैं, इसके भी हमारे पास बेटा दो टाइप्स हो जाएंगे। देखिए पहले मैं बताऊं आपको, सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा बर्ड्स का। बर्ड्स के एग्स आपको याद हो पॉलीलेसिथल होते हैं, और इनमें क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और ये थोड़ा सा एक्टिव साइटोप्लाज्म एक डिस्क की फॉर्म में होता है, याद करिए आप, पढ़ाया मैंने आपको। और फिर पूरे एग के अंदर इस तरह से यॉक भरा रहेगा। तो अब इनमें क्या होगा कि जब क्लीवेज डिवीजन शुरू होंगे
तो जैसे ये यहीं तक डिवाइड होगा, उसके बाद ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा डिवाइड हो जाएगा, ऐसा डिवाइड हो जाएगा, और जितने भी ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो यहाँ ऊपर की तरफ ही बनेंगे बच्चों, और इस तरह का ब्लास्टुला बनता है इनमें। इनमें इस तरह का ब्लास्टुला बनेगा। ये देखो, ये सारी सेल्स जो होगी यहीं रहेगी, और एम्ब्रियो भी यहाँ ऊपर ही बनेगा। इनमें नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ योग भरा रहेगा, और ये योग उस एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन में काम आ जाएगा बच्चों। करेक्ट? तो आपने समझ गए इसको कि इसमें जो क्लीवेज का प्लेन था उसने पूरे इस तरह से एग को दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में योग प्रेजेंट था। और इस तरह की क्लीवेज को हम इनकम्प्लीट क्लीवेज या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। और इसके भी फिर हमारे पास दो टाइप हैं। एक तो हो जाएगी डिस्कोइडल क्लीवेज, ठीक है। एग्जाम्पल, पॉलीलेसिथल एग्स ऑफ, बताओ मुझे, इस तरह के एग्स याद करो आप, किस किस में होते हैं? पॉलीलेसिथल एग्स ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल्स, उनमें सभी इस तरह का होगा, है ना। और इसमें ये यहाँ पे जो ब्लास्टुला बना है ना बच्चों, इस ब्लास्टुला को भी क्या नाम दिया जाता है? तो इसको हम डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं, डिस्कोब्लास्टुला। और क्लीवेज को क्या कहते हैं? डिस्कोइडल। किसका टाइप है डिस्कोइडल क्लीवेज? डिस्कोइडल क्लीवेज इज ए टाइप ऑफ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज या इनकम्प्लीट क्लीवेज। करेक्ट। आगे चलते हैं बच्चों, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। और अब मैं आपको बताऊं सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज, ये आप याद कीजिए, इंसेक्ट के जो एग्स हैं उनको याद कीजिए। इंसेक्ट्स के जो एग होते हैं उनमें न्यूक्लियस यहाँ रहेगा, एक्टिव साइटोप्लाज्म जो है वो पेरीफेरी पर रहता है, समझाया था मैंने इंसेक्ट्स के एग्स के बारे में। और जो सेंटर वाला पोर्शन होगा वो पूरा उनमें योग भरा रहता है। सेंट्रोलेसिथल एग्स हैं, है ना। किस तरह के एग्स हैं? सेंट्रोलेसिथल एग्स हैं उनमें। और बाहर की तरफ इनमें योग एक्टिव साइटोप्लाज्म रहेगा, ये बाहर की तरफ एक्टिव साइटोप्लाज्म होगा, और सेंटर में ये योग होगा। अब इसमें क्या होगा, जब क्लीवेज डिविजन्स होंगे तो उन क्लीवेज डिविजन्स में हमें ये ध्यान रखना है कि ये इतना ही डिवाइड होगा बस, और योग वाले पार्ट से ये डिवाइड होगा ही नहीं। ये इस तरह का ब्लास्टुला बनेगा, और उस ब्लास्टुला को हम पेरीब्लास्टुला बना के बता देता हूँ मैं आपको। पता नहीं बन रहा है। चलो इसको मैं अपने हाथ से बना लेता हूँ। ये देखिए, तो ये बाहर की तरफ ब्लास्टोमियर्स होंगे सारे, बाहर की तरफ सारे ब्लास्टोमियर्स होंगे, और ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट होगा उसमें तो योग ही पड़ा रहेगा। ऐसा बच्चों, इस तरह का जो ब्लास्टुला बनेगा उसको हम पेरीब्लास्टुला कहते हैं। एग्जाम्पल किनका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ये इंसेक्ट्स हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल। आपको ये मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज बता दिए ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। और एक नया कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको कि एग के जिस पार्ट में योग होगा उस पार्ट में क्लीवेज थोड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ जिनमें इक्वल है, होलोब्लास्टिक इक्वल है, इनमें तो योग है ही नहीं, तो पूरा एग ही डिवाइड हो जाएगा, आराम से डिवाइड होते रहेंगे, सारे ब्लास्टोमियर छोटे छोटे इक्वल साइज़ के बन जाएंगे। अब ये जिनके पास मीजोलेसिथल एग्स हैं, जिनके पास मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है,
इनमें ये डिवाइड तो खैर पूरा का पूरा हो जाएगा, इसलिए इसको भी हमने किस कैटेगरी में लिया है, इसको भी हमने होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज है। पर ये इसमें ध्यान रखना है कि दो तरह के ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, छोटे और बड़े ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, और इस वजह से कुछ माइक्रोमियर्स हो जाएंगे, कुछ मेगामियर्स। मेगामियर्स को मैक्रोमियर्स भी कहते हैं बच्चों, मैक्रोमियर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और जिनमें योग बहुत ज़्यादा है फिर उनमें क्लीवेज कंप्लीट नहीं होगी, उनमें इनकम्प्लीट क्लीवेज होगी या मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होगी, जिसके फिर दो टाइप हो जाएंगे, डिस्कॉइडल क्लीवेज और सुपरफिशियल क्लीवेज। ठीक है, विद एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिया है सब। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। और यहाँ मैंने आपको साथ साथ, आपको शायद पता नहीं चला लेकिन मैंने एक चीज़ और पढ़ा दी, और जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है वो है टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला भी पढ़ा दिया मैंने आपको। और अब तक हमारे सामने चार तरह के ब्लास्टुला हो गए, सीलोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला, तीसरा डिस्कोइडल, चौथा पेरीब्लास्टुला, और अब यहाँ मैं बता देता हूँ बच्चों, एक पांचवा ब्लास्टुला और होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो है ब्लास्टोसिस्ट। वो थोड़ा इनसे डिफरेंट है, ह्यूमन में है। ह्यूमन में माइक्रोलेसिथल एलेसिथल एग्स हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो सीलोब्लास्टुला नहीं है, हमारा ब्लास्टोसिस्ट है, जिसमें बाहर की तरफ एक ट्रोफोब्लास्ट होती है और अंदर की तरफ एक इनर सेल मास है। तो आपको ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम बहुत अच्छे से पता है, तो मैं उसका डायग्राम बनाने नहीं जा रहा हूँ। और एक लास्ट और मैं आपको बता देता हूँ, छठा जो और होगा वो होगा स्टीरियोब्लास्टुला। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ ब्लास्टुला कॉल्ड स्टीरियोब्लास्टुला। तो ये जो हेलमिन्थ्स होते हैं उनमें इस तरह का ब्लास्टुला मिलता है। हेलमिन्थ्स, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज और इवन जो एनिलिडा है उनमें सभी में ये स्टीरियोब्लास्टुला मिलेगा। और आपको याद रखना है कि जो स्टीरियोब्लास्टुला होता है वो सॉलिड ब्लास्टुला होता है, यानी इसमें ब्लास्टोसील एब्सेंट होगी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बच्चों आपके इनसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा पूछा जा सकता है, तो आप इन चीज़ों को एक बार तो पढ़ लें। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको याद भी हो जाएगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गैस्ट्रुला। क्योंकि ब्लास्टुला पढ़ चुके हैं तो अब मैं आपको गैस्ट्रुलेशन के बारे में बता देता हूँ कि ब्लास्टुला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे हम गैस्ट्रुला कहते हैं। सबसे पहले जाइगोट बनता है, क्लीवेज डिवीजन होते हैं। जाइगोट के बाद क्लीवेज डिवीजन्स होंगे। तो इन क्लीवेज की वजह से मोरूला बनेगा। नॉर्मली 16 सेल स्टेज को कहते हैं, लेकिन हमारी बुक में 8 to 16 सेल्ड स्टेज जो होती है उसको मोरूला बताया गया। मोरूला में क्लीवेज डिवीजन कंटिन्यू रहेंगे और मोरूला के बाद ब्लास्टुला बनेगा। और ब्लास्टुला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी अब वो है गैस्ट्रुला। और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखें बच्चों, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लास्टुला बना रहा हूँ। ठीक, ये देखिए कोई सा भी एक ब्लास्टुला बना देता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सीलोब्लास्टुला ही बना लिया, और ये देखिए हमारे पास एक ब्लास्टुला है। यहाँ पे ये बाहर की जो लेयर है इसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं, और अंदर एक कैविटी है इसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो ब्लास्टुला के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर हम स्टीरियोब्लास्टुला को छोड़ दें, जो सॉलिड ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला इज ए होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर।
समझ में आई बात आपको? ब्लास्टुला इज ए होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया हमको, क्योंकि ये होलो बॉल लाइक तो है ही है। और होलो क्यों है? क्योंकि अंदर एक ब्लास्टोसील होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, ऑल सेल्स आर सिमिलर। ये पॉइंट समझना आप। यहाँ पे ये आपको जितनी भी सेल्स दिखाई दे रही है बच्चों, ये जितनी भी ब्लास्टोमियर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सेम है। अभी इनके क्या है कि इनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है। आपको डिफ्रेंसिएशन समझ में आया होगा, ये वर्ड आपने सुना होगा, व्हेन सिमिलर सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। अभी तक क्या है बच्चों की, यह डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ, ये सारी सेल्स जो हैं वो सब एक जैसी है। ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर कुछ माइक्रोमियर मैक्रोमियर है, हाँ ठीक है, वो अलग बात है, कुछ छोटी है कुछ बड़ी है, साइज़ उनका छोटा बड़ा हो सकता है। अब भी उनमें कोई डिफ्रेंसिएशन हुआ नहीं है, वो आगे जाके होगा। इनमें से कुछ सेल्स अब जर्म लेयर्स बनाएगी, एक्टोडर्म बनेगा, मीजोडर्म बनेगा और एंडोडर्म बनेगा। द मोमेंट ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो हमारा जो एम्ब्रियो होगा उसको हम गैस्ट्रुला कहेंगे। गैस्ट्रुला की कुछ खास पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको आप समझ लीजिए कि आप ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, कब तक वो ब्लास्टुला है कब वो गैस्ट्रुला है। तो एक चीज़ आप याद रखो कि जो मेजर चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, इनकी अगर हम बात करें तो पहला चेंज तो ये रहेगा बच्चों कि पहला चेंज ये रहेगा कि सेलुलर डिफ्रेंसिएशन बिगिंस, सेलुलर डिफ्रेंसिएशन बिगिंस। ठीक है, यानी कि जो सिमिलर सेल्स आपको ब्लास्टुला की दिखाई दे रही है, दे विल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और मैं तो आपको ये बताऊं कि एज ए रिजल्ट ऑफ सेलुलर डिफ्रेंसिएशन, एज ए रिजल्ट ऑफ सेलुलर डिफ्रेंसिएशन 3 germ layers will be formed, 3 germ layers will be formed। कौन सी 3 germ layers बनने लगेगी? तो एक तो हमारी हो जाएगी एक्टोडर्म, एक हो जाएगी हमारी मीजोडर्म और एक हो जाएगी हमारी एंडोडर्म। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है बेटा? ये सारा प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन में ही होगा। ये प्रोसेस चल रहा है, सेलुलर डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, सेल्स एक दूसरे से उनके स्ट्रक्चर्स चेंज होते जा रहे हैं, उनके फंक्शंस चेंज होते जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अब वो ब्लास्टुला नहीं रहा है, अब वो गैस्ट्रुलेशन में आ गया है। ओके, तो पहला जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। आप जवाब दोगे सेलुलर डिफ्रेंसिएशन बिगिंस। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सेलुलर डिफ्रेंसिएशन, कि जब वो सेलुलर डिफ्रेंसिएशन होगा तो हमारे पास 3 तरह की जर्म लेयर्स बनेगी। इन द सेंस हमारे पास 3 तरह की सेल्स बनेगी, एक एक्टोडर्मल सेल्स हो जाएगी, एक मेसोडर्मल सेल्स हो जाएगी और एक एंडोडर्मल सेल्स हो जाएगी। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है बच्चों गैस्ट्रुलेशन में जो होता है वो है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। इन्हें हम ऑर्गन फॉर्मिंग मूवमेंट भी कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों कि जैसे ये हमारे पास ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बना और अभी हमारे पास क्या है कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, मान लीजिए ये सारा एक्टोडर्म बनता है, ऊपर ऊपर वाली सेल्स एक्टोडर्म बन जाती है। और फैक्ट भी यही है बच्चों की, ऊपर वाली सेल्स ही एक्टोडर्म बनती है। ठीक है, ओके गुड। और जो बीच वाली हमारी सेल्स है वो हमारी ये मीजोडर्म बन जाती है, ये मीजोडर्म बन जाती है। और जो सबसे नीचे वाली सेल्स है हमारी, ये एंडोडर्म में कन्वर्ट होती है।
तो अभी ये जो हमारा 3 जर्म लेयर्स बनी है वो एक के ऊपर एक इस तरह से। अब हमेशा ऐसा तो नहीं रह सकता है ना बच्चों, ऐसा तो है नहीं हमारी बॉडी का ऊपर ऊपर वाला पार्ट जो है, अपर 1/3 पार्ट जो है वो एक्टोडर्म का बना हुआ है, मिडल पार्ट मेसोडर्म का बना हुआ है, और जो लोअर पार्ट है वो हमारा एंडोडर्म से बना हुआ है। ऐसा तो होता नहीं है। हमारी स्किन जो है वो एक्टोडर्म से बनी हुई है, एपिडर्मिस, और वो पूरी बॉडी को कवर करती है। इसका मतलब ये हमारे पास जो 3 लेयर्स हैं अभी, इनकी ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को यहाँ से मूव करना पड़ेगा बच्चों। ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, और ये मान लीजिए एंडोडर्म है। तो दिस सेल्स विल बिगिन टू मूव। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना बच्चों, कि ये जो ऊपर एक्टोडर्म की सेल्स है ब्लू कलर की, ये तेज़ी से डिवाइड होगी, यहाँ पे खूब सारी सेल्स बनने लगेगी, और इनके डिवाइड होने से ये सेल्स धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी और पूरे पूरे एम्ब्रियो को ये कवर करेगी। और क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगी तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये मेसोडर्म और एंडोडर्म के ऊपर प्रेशर डालेगी, जिससे मेसोडर्म और एंडोडर्म की जो सेल्स है वो अंदर घुस जाएगी। तो मैं आप एक डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। ये देखिए कि ये मेरा एम्ब्रियो हो गया, गैस्ट्रुला हो गया, और देखो गैस्ट्रुला को मैंने पूरा नीले कलर का बनाया। इसको मैंने नीले कलर का इसलिए बनाया है कि ये जो ऊपर वाली सेल्स थी वो सब तरफ फैल गई है, और अब आप देखिए कि जो हमारे पास मेसोडर्म थी वो अंदर घुस गई, और जो हमारे पास एंडोडर्म थी वो भी जो है अंदर की ओर चली जाती है। कौन सा कलर था, ये रहा, ये देखिए, ये देखिए। तो क्या हुआ, अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो इसमें ये क्या चेंजेस आए हैं? तो ऐसा चेंजेस ये आए हैं बच्चों कि ये जो मेसोडर्म और एंडोडर्म की सेल्स थी हमारी, वो अंदर की ओर चली गई है, ये अंदर की ओर चली गई है। समझ में आया आपको? बाहर की तरफ एक्टोडर्म रह गया, पूरा एम्ब्रियो बाहर से एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ ये मेसोडर्म है, और ये एंडोडर्म भी अंदर चला गया। अब इसमें आगे और फर्दर चेंजेस आते जाएंगे बट बच्चों, लेकिन वो हमारे अभी पढ़ने की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद होगा तो सिलोम फॉर्मेशन के समय मैंने आपको पहले ये चीज़ें पढ़ा भी रखी है थोड़ी बहुत। यहाँ पर हमारी एक नई कैविटी बन गई, इस कैविटी को हम आर्केंटिरोन कहते हैं, और इसकी ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। करेक्ट बच्चों? तो हमारे पास ये ओपनिंग भी है यहाँ पर इस तरह से, जिसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि जो सेकंड चेंज आएगा गैस्ट्रुलेशन में वो होगा मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट या ऑर्गन फॉर्मिंग मूवमेंट। एंड व्हाट हैपन्स ड्यू टू दिस ऑर्गन फॉर्मिंग मूवमेंट? इन ऑर्गन फॉर्मिंग मूवमेंट से जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आर्केंटिरोन। एन आर्केंटिरोन इज फॉर्म्ड। वाई? कैसे बनी? The archenteron is formed due to inward movement of mesoderm and endoderm, और उनके अंदर मूव होने से जो जगह खाली हो गई है, that space is filled by या replaced by ectodermal cells। ऊपर से जो ectodermal cells हैं उन्होंने उस सारी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया, उस जगह को जो जगह खाली हो गई थी मेसोडर्म और एंडोडर्म के अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो जाने से। इज दैट क्लियर? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। और अब मैं इसको थोड़ा सा फाइनली एंड अप करते हैं, और गैस्ट्रुलेशन में एक पॉइंट और मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि समटाइम दे में आस्क ए क्वेश्चन कि ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कितनी तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, तो देखो बच्चों, पहला तो जो मूवमेंट होगा वो होगा एपिबोली। क्या होता है ये एपिबोली? जो अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी एक्टोडर्म की सेल्स हैं वो जब ये इस तरह से माइग्रेट करती है नीचे की तरफ, है ना, और पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेती है, इसको हम एपिबोली कहते हैं। तो आप चाहो तो लिख लें, डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूँ कि मूवमेंट ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स फ्रॉम एनिमल पोल, ऊपर से स्टार्ट करती है ना वो, फ्रॉम एनिमल पोल in such a way that they spread
ऑल ओवर द गैस्ट्रूला, तो वो पूरे गैस्ट्रूला को स्प्रेड हो जाएगी और उसको कवर करेगी, और इसको हम एपिबोली कहते हैं। ध्यान रखना, एपिबोली सिर्फ एक्टोडर्मल सेल्स में होती है और बाहर की तरफ स्प्रेडिंग होती है। दूसरा जो मूवमेंट होता है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, उसे हम एम्बोली कहते हैं। डिफाइन कर लूँ मैं, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि जो मेसोडर्मल सेल्स है और जो एंडोडर्मल सेल्स है, ऊपर मैंने डायग्राम बताया है अभी आपको, ये वाला देखो, ये देखो, ये अंदर गई है, ये सेल्स मेसोडर्म की भी अंदर गई है और एंडोडर्म की भी अंदर गई है। तो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर्स, जो मेसोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स हैं, इनटू द ब्लास्टोसील, अंदर की ओर कहाँ गई वो, इनटू द ब्लास्टोसील, इज नोन एज एम्बोली। अब ये सेल जब अंदर जाती है बच्चों, तो इनके भी कुछ मैकेनिज्म होते हैं। कुछ जो है इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एम्बोली के भी वापस टाइप्स हैं। एक होता है इन्वेजिनेशन। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी, वैसे हम नहीं जा रहे हैं बच्चों बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन प्रॉब्लम होगी कि जब आप बुक्स सॉल्व करोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वैसे अब ये क्या है कि बहुत पुराना पार्ट हो चुका है, क्लासिकल एम्ब्रियोलॉजी सॉर्ट ऑफ हो गया है ये, और अब यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस तो हैं बहुत ही कम। लेकिन फिर भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारे एग्ज़ामिनर का भरोसा नहीं है, पता नहीं उसको क्या आता है, उसने क्या पढ़ा हुआ है, उसका मूड कैसा है, डिपेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स। वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें क्या है कि पूरा तैयार रहना है, हमें एक बार पढ़ लेना है। वैसे आप बुक सॉल्व करोगे तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं डिटेल में वैसे भी नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रीफली ही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही बता रहा हूँ, और ये आपको याद भी करने पड़ा। अब ऑलरेडी मैं आपको काट छांट के बता रहा हूँ और फिर आप मैं जो बताता हूँ उसमें और ज़्यादा काट छांट कर लो, वो नहीं होना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनको आप एज सच याद कर लेना। तो दो तरह के मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स मैंने आपको बता दिए, एक एपिबोली और एक हो गया एम्बोली। अब एम्बोली में सेल्स अंदर घुसती है, एपिबोली में वो एम्ब्रियो को चारों ओर से कवर करती है। अब अंदर जो सेल की एंट्री है ब्लास्टोसील में, जो अंदर की ओर जाएगी, वो अलग अलग तरीके से जाती है। एक होता है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन में क्या होगा, cells will move inside by making cytoplasmic extensions, यानी कि जैसे अमीबा सुडोपोडिया नहीं बनाता है, उस तरह से साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस बनाती है वो सेल। यूँ समझ लीजिए कि आप क्रीपिंग करते हुए, क्रॉलिंग करते हुए वो अंदर की ओर एंटर करेगी, तो फिर हम इसे इन्वेजिनेशन कहते हैं। और अगर वो रोलिंग है ना, जैसे फुटबॉल कोई ऐसे लुढ़कते हुए जाएगी, वैसे सेल्स लुढ़कते हुए अंदर की ओर एंटर करती है, तो उसे हम इन्वॉल्यूशन कहते हैं। इन्वॉल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज दैट? व्हेन सेल्स enter into the blastocele by rolling movement। ठीक है बच्चों, तो मैंने दो टाइप बता दिए आपको इन्वॉल्यूशन के। अब मेरे सॉरी एम्बोली के। अब मेरे पास क्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो अभी इसके एक दो टाइप और हैं। जैसे एक टाइप रहेगा आपका इंग्रेशन, तो तीसरा और बता देता हूँ मैं, यहाँ थर्ड जगह वहाँ नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंग्रेशन। ये सब किसके टाइप बताए जा रहे हैं आपको? ये सारे जो टाइप्स हैं ये मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के टाइप हैं, और इन्हीं सेलुलर मूवमेंट की वजह से अल्टीमेटली जो सेल्स हैं वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगी, और वहां पहुंच के जो भी रेस्पेक्टेड ऑर्गन्स उनको बनाने हैं वो ऑर्गन्स बनाएगी वहां पहुंचने के बाद। तो इसे एक और हमारे पास एग्जाम्पल है इंग्रेशन या पॉली इन्वेजिनेशन। पॉली इन्वेजिनेशन तो मैं समझा देता हूँ आपको, सिंपल है, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं। कि जैसे ये हमारे पास कोई ब्लास्टुला है और ये हमारे पास ब्लास्टुला की सेल्स है, ये देखिए
ये हमारे पास कोई ब्लास्टुला है और ये सारे ब्लास्टोमियाज हैं। अब क्या होता है बच्चों की, अगर कोई सेल वहाँ से ऊपर से डिटैच होकर अंदर एंटर करती है ब्लास्टोसिल में, इस तरह से डिटैच होकर अंदर की ओर एंटर हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम इंग्रेशन या पॉली इन्वेजिनेशन कहते हैं ना। स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स सेपरेट फ्रॉम आउटर साइड एंड माइग्रेट इनटू द ब्लास्टोसिल, है ना। स्मॉल ग्रुप ऑफ independent cells get detached या get separate from blastoderm and enter into the blastocele. दिस इज़ व्हाट वी कॉल इंग्रेशन या पॉली इन्वेजिनेशन। और एक फाइनल टाइप और मैं बता देता हूँ जिसको हम कहते हैं डीलेमिनेशन। डीलेमिनेशन तो ये तो आपको पता ही होगा कि लेमिनेशन है ये, सॉरी इसको सही करना पड़ेगा। डीलेमिनेशन, जैसे कि आप अपनी मार्कशीट का लेमिनेशन कराते हो, यानी दो लेयर्स, एक तो मार्कशीट होती है और ऊपर प्लास्टिक की एक लेयर को चिपका देते हो। डीलेमिनेशन उसका उल्टा हो जाएगा कि मान लीजिए आपके पास सेल्स की ये दो लेयर्स है। इस तरह का डीलेमिनेशन का जो प्रोसेस है वो बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में होता है कि सेल्स की दो लेयर है मान लो, और दोनों लेयर एक ही इंस्टेंस में एक ही बार में एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, यू नो, एक एक करके सेपरेट होगी तो फिर हम उसको पॉली इन्वेजिनेशन कह देंगे। पर एक ही बार में ये सेपरेट होकर नीचे चली गई तो इस प्रोसेस को हम डीलेमिनेशन कहते हैं। और इस तरह का जो प्रोसेस है वो इस तरह से जो गैस्ट्रुलेशन होता है वो हमें बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। दैट्स इट बच्चों। और इस तरह से ये हमारे पास गैस्ट्रुलेशन मैंने पढ़ा दिया। गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या आता होगा वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर बता देता हूँ। गैस्ट्रुलेशन के बाद उसमें न्यूरल कॉर्ड बनने लगेगी, जैसा मैंने आपको पहले समझाया हुआ है जब मैंने आपको सिलोम बनने का प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। तो जैसे ही अंदर न्यूरल ट्यूब बन जाती है तो प्रोसेस को हम न्यूरुलेशन कहते हैं, और उस प्रोसेस को तो न्यूरुलेशन कहते हैं, और जो हमारा एम्ब्रियो होगा उस एम्ब्रियो को हम न्यूरुला कहेंगे। एम्ब्रियो को हम न्यूरुला कहेंगे। ओके बच्चों। और फाइनल फिर जो है ऑर्गेनोजेनेसिस होने लग जाएगा। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब ऑर्गन्स बनने लग जाएंगे, और एक बार ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगा तो फिर हम उसको फीटस कहेंगे। दैट्स इट बच्चों, इतना इनफ है अब हमारे लिए। और एक हाँ लास्ट पॉइंट और ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या करें, बताना ही पड़ेगा, आई हैव नो ऑप्शन। आ जाएगा क्वेश्चन तो क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट है, कोई खास बड़ी बात नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको, 2 मिनट लगेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे नहीं, हम हर क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। आपको याद होगा ये जो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ बच्चों, ये मैं फ्रॉग का एग बना रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि फ्रॉग के एग में यहाँ नीचे की तरफ मीजोलेसितल होते हैं उनके एग्स, और यहाँ पे इस तरह से काफ़ी सारा योक होगा। ओके, यहाँ पर योक होगा और यहाँ न्यूक्लियस होता है उनमें, और इधर ये पूरा एनिमल पोल है, वहाँ पर एक्टिव साइटोप्लाज्म है। मैंने आपको ये भी बताया कि हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एनिमल हेमीस्फीयर ऊपर वाला, एनिमल हेमीस्फीयर, ये वाला जो पार्ट होगा उसको एनिमल हेमीस्फीयर कहेंगे, और ये वाला जो पार्ट होगा उसको वेजिटल हेमीस्फीयर कहेंगे। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि मान लीजिए, अच्छा एक पॉइंट और याद करिए आप कि इनमें मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर मेलेनिन पिगमेंट की एक लेयर होती है। याद कीजिए कि फ्रॉग के एग में यहाँ पे मेलेनिन पिगमेंट की एक लेयर होती है। तो एग जो है ऊपर से तो ब्लैक दिखाई देता है और नीचे नीचे से वाइट दिखाई देता है। व्हाट आई वांट टू से कि मान लीजिए स्पर्म की एंट्री यहाँ से होती है, हमेशा एनिमल पोल से ही होती है। तो मान लीजिए यहाँ से स्पर्म एंटर करता है उसमें, तो जस्ट एंट्री के बाद क्या होगा बच्चों कि इनका जो साइटोप्लाज्म होगा
उसमें एक रोटेशन होगा और ये मेम्ब्रेन नहीं रोटेट करेगी, मेम्ब्रेन जहाँ है वहीं रहेगी, पर अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसमें इस तरह से एक रोटेशन होगा। ओके, क्लियर। और इस तरह से रोटेशन होने से क्या होगा बच्चों कि जो यहाँ नीचे बना लेता हूँ मैं, इस तरह से रोटेशन होने से ये होगा बच्चों कि ये तो रहा हमारा योग वाला पोर्शन, अब थोड़ा यूं हो जाएगा, करेक्ट। योग वाला पोर्शन थोड़ा यूं हो जाएगा और जो हमारे पास मेलेनिन पिगमेंट्स थे, वो मेलेनिन पिगमेंट्स जो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक थे, यहाँ से शुरू हो गए थे, है ना, अब वो मेलेनिन पिगमेंट जो हैं वो मूव कर जाएंगे थोड़ा सा, और वो मेलेनिन पिगमेंट्स अब यहाँ 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 इस तरह से चले जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है पहले ये ब्लैक कलर का था, गॉट इट। ये वाला जो पोर्शन है पहले ये ब्लैक कलर का था, पर साइटोप्लाज्म के मूव हो जाने की वजह से अब ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये अब ब्लैक कलर का नहीं रहता है, ये अब ग्रे कलर का हो जाता है, क्योंकि है ना, क्योंकि यहाँ से मेलेनिन के जो पिगमेंट है वो सब मूव कर गए। और ये जो इतना इतना एरिया है, इस एरिया को हम ग्रे क्रिसेंट कहते हैं, ग्रे क्रिसेंट, ठीक है। और आगे जाके ये अभी मैंने आपको बताया कि जो गैस्ट्रुलेशन होता है, ये एक डायग्राम है हमारे पास बच्चों ऊपर की तरफ, ये देखो ये देखो, ये गैस्ट्रुलेशन हुआ और यहाँ पे ब्लास्टोपोर बना है। फ्रॉग के एम्ब्रियो में ग्रे क्रिसेंट ही वो साइट होगी जहाँ पे आपके मीजोडर्म और एंडोडर्म की सेल अंदर एंटर करेगी, और द ग्रे क्रिसेंट एरिया जो है इट विल फॉर्म डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। यानी कि मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो जगह है हमारी, ये वाली जो जगह है, सॉरी उनको इसको सही करना पड़ेगा, ओके, ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया में गैस्ट्रुलेशन शुरू हो जाएगा। कैसे? ये ऐसे, यहाँ से ये सेल्स अंदर घुसने लगेगी और इस तरह से यहाँ से गैस्ट्रुलेशन शुरू होगा, ब्लास्टोपोर आगे जाके यहीं बनेगा। और हमारा ये जो ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया है, ये ब्लास्टोपोर के डोर्सल लिप को बनाएगा। यहाँ पे ये क्या बना देगा आगे जाके? डोर्सल लिप। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रे क्रिसेंट क्या होता है। आपको समझ में आ गया ग्रे क्रिसेंट क्या है? ये फ्रॉग में बनता है, सिर्फ फ्रॉग में ही इस तरह के मूवमेंट होते हैं, एम्फीबिया में, और किसी में ये इस तरह के मूवमेंट नहीं होते हैं। एक बार और बता ही देता हूँ कि इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस तो वैसे 99.9% नहीं है, नहीं आएगा, पर फिर भी मॉड्यूल्स वगैरह भी सॉल्व करोगे आप, कहीं पर भी बुक सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो आपको आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है इसकी सिग्निफिकेंस ग्रे क्रिसेंट की? बस इतनी सी ही सिग्निफिकेंट है कि ये वो पॉइंट होगा जहाँ से इसके ठीक नीचे से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये ग्रे क्रिसेंट इटसेल्फ जो एरिया है ये डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बनाएगा। और इसकी और फर्दर अगर हम बात करें तो आपको ये भी अपने दिमाग में बिठा लें, थोड़ा सा ध्यान रखें कि आगे जाके जो नोटोकॉर्ड बनेगी वो डोर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर की सेल्स से ही बनेगी। यही वो एरिया है जो आगे जाके नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट होगा। कोर्डा मीजो, यहाँ से जो यहाँ पे जो सेल्स बनेगी उन्हें हम फ्यूचर में कोर्डा मीजोडर्मल सेल्स कहेंगे। बट एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल। अब हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं और आज के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा ये एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड अब हम थोड़ा जो है ह्यूमन पॉपुलेशन, इंडिया में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, इन सब पॉइंट को अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।